जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं रुचि सिंह परिहार, फैकल्टी ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं मई मंथ का टोटल डिफेंस का करंट अफेयर। तो डिफेंस में जो भी हमारे चीजें जो हमसे पूछी जाती हैं हमारे एग्जाम में, तो डिफेंस का जो भी करंट अफेयर है, लाइक कोई मिलिट्री एक्सरसाइज हुई या फिर कोई नए डिफेंस के इक्विपमेंट्स बेचे गए या खरीदे गए, या भारत में कोई इंडिजीनियसली डेवलप किया गया कोई मिसाइल डेवलप किया, एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप किया, तो इन सभी के बारे में आपको वन शॉट सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम देखते हुए चलते हैं एक एक करके हमारे जो भी, तो क्वेश्चन वाइज सीरीज हम इसकी लेके चलेंगे। तो क्वेश्चन वाइज सीरीज में हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज इंटीग्रेटेड इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम रिसेंटली लॉन्च्ड बाय इंडिया। तो व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज इंटीग्रेटेड इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम। इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम है जो कि अभी रिसेंटली भारत में लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन है सुरक्षा, सचेत, अलर्ट इंडिया, रक्षा। तो इसका आंसर होगा सचेत। तो इंडिया ने अभी इसके बारे में हम जान लेते हैं कि इंडिया ने अभी हाल ही में सचेत सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम, जो कि इंडिजीनियस का मतलब है स्वदेशी है, इमरजेंसी अलर्ट सर्विस है। सचेत का मतलब ही होता है अलर्ट करना। डिजाइंड कैसे किया गया? डिजाइन टू डिलीवर रियल टाइम वार्निंग डायरेक्टली टू मोबाइल यूजर। तो इट इज डिजाइन टू डिलीवर रियल टाइम वार्निंग्स डायरेक्टली टू मोबाइल यूजर्स इन जियो टारगेटेड एरियाज। तो जो भी जियो टारगेटेड एरियाज है सीधे लोगों के मोबाइल में जाएगा, है ना, यानी कि वो मैसेज जाएगा। तो सिस्टम वाज लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिस सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय द डीआरडीओ बोल देगा। तो आंसर इज सिस्टम इज डेवलप्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इन कोलैबोरेशन। किसके साथ कोलैबोरेशन करके इसको बनाया गया है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए। तभी आप देखते होंगे कि जो इमरजेंसी अभी हाल के टाइम पे जैसे वेदर का जो फोरकास्ट आ रहा था कि अगले 3 घंटे में आपके जनपद में आंधी आएगी, जो भी, तो इसके मैसेजेस फोन में सबके आ रहे थे। तो सचेत इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम है जो कि किस तरह के डिजास्टर्स की सूचना हमें देगा, अर्थक्वेक्स के, फ्लड्स का, साइक्लोन्स का, इमरजेंसीज लाइक गैस लीक या जो भी वॉर्स वगैरह होता है। तो ये नेशन वाइड टेक्स्ट मैसेज है विद द सायरन साउंड वाज डायरेक्टली कंडक्टेड टू चेक इट्स इफेक्टिवनेस। तो वो सायरन के साउंड से ऐसा बजता है सबके फोन में, आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा। तो वो सचेत है, सिस्टम के तहत ये हुआ है। तो द सिस्टम यूजेस सेल ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी व्हिच इज फास्टर एंड मोर एफिशिएंट देन ट्रेडिशनल एसएमएस अलर्ट। तो ये जो सेल ब्रॉडकास्ट सर्विस होती है, जो ट्रेडिशनल एसएमएस अलर्ट होता था वो तो मैसेज नॉर्मल नोटिफिकेशन ट्यून जैसा रहता है, ये पूरी स्क्रीन पे ब्लब करने लग जाता है और इसका जो वो हमें मतलब एक तरह से क्या है, जो इसमें जो आवाज आती है वो हमें सुनाई देने लगती है, ठीक है ना। तो अब इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, recently which state and UT set a Guinness World Record by unfurling the largest underwater national flag। तो अंडर वाटर नेशनल फ्लैग कौन सा स्टेट या कौन सा यूटी है जिसने ये काम किया है, वो भी लार्जेस्ट। तो अंडमान निकोबार, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, केरला, सारे ही कोस्टल स्टेट और ये आपके यूटीज हैं। तो इसमें आंसर होगा अंडमान निकोबार। क्यों? ये देखिए, ये झंडा लगाया गया है, ये अंडर वाटर ये क्या किया गया है, यानी कि डाइवर्स के थ्रू, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, इनके थ्रू ये कारनामा किया गया है। तो अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है जिसमें अनफल किया है लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग राधानगर बीच के पास। कहां पे? राधानगर बीच जो आ जाता है। तो द ट्राइकलर मेजर्ड अबाउट 60 से 40 मीटर, मतलब 60 बाई 40 मीटर का ये फ्लैग है, और जिसमें कोऑर्डिनेटेड एफर्ट दिखता है इंडियन नेवी का, इंडियन कोस्ट गार्ड का, अंडमान निकोबार पुलिस का और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और इसको एक तरह से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो मतलब एक तरह से क्या है, ये अवार्ड दिया गया है। तो ये अंडमान निकोबार इसमें आंसर आ जाता है। फिर हम बढ़ जाते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन पे हमसे पूछा जा रहा है कि विच पोर्ट इन गुजरात हैज लॉन्च्ड अ पायलट प्रोजेक्ट टू कन्वर्ट प्रोसोफिस जूलिफेरा इनटू बायोमेथनॉल फॉर क्लीन मैरीटाइम फ्यूल। बायोमेथनॉल क्या होता है कि यानी जो जैविक चीजें हैं उनसे मेथनॉल बनाना या जैविक चीजों से ही एथेनॉल बनाना। तो ये जो बायोमेथनॉल है, तो गुजरात ने जो पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसमें प्रोसोफिस जूलिफेरा नाम की एक वनस्पति है, इससे बायोमेथनॉल बनाया जाएगा। तो कौन सा पोर्ट है, किस पोर्ट ने ये काम किया है, पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, और इस पोर्ट का एक और नाम है ये आपका
कांडला पोर्ट है। ये इसको पार्टीशन ऑफ मतलब इसको एक तरह से सन ऑफ पार्टीशन भी कहते हैं, क्योंकि आजादी के पहले जो पश्चिम भारत का पूरा व्यापार होता था कराची बंदरगाह से होता था, बट पार्टीशन के बाद कराची पाकिस्तान में चला गया, तो ये राजस्थान के जितने भी रजवाड़े थे इनका व्यापार फिर इनके लिए कांडला पोर्ट बनाया गया कि आपका जो व्यापार होगा वो कांडला बंदरगाह के थ्रू होगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट। एंड ये कांडला पोर्ट ये आपके गुजरात के कच्छ में सिचुएटेड है, गल्फ ऑफ कच्छ के पास। फिर यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं, तो इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। काफी मतलब एक तरह से काफी एफिशिएंट पोर्ट है। दीनदयाल पोर्ट हैज लॉन्च्ड अ पायलट प्रोजेक्ट टू कन्वर्ट प्रोसोपिस जूलीफेरा। तो ये किस लिए बना है, इसको इसमें कन्वर्ट किया जाएगा प्रोसोपिस जूलीफेरा को बायोमिथेनॉल में फॉर क्लीन मैरीटाइम फ्यूल, यानी हमें क्लीन मैरीटाइम फ्यूल चाहिए। और ये प्रोसोपिस जूलीफेरा के बारे में जान जाते हैं तो एक थॉर्नी श्रब है, यानी एक झाड़ है जो कटीली झाड़ है। ये स्मॉल ट्री है बिलोंगिंग टू द फेबेशिया फैमिली, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। और ये नेटिव है मैक्सिको के, साउथ अमेरिका की कैरेबियन सी नहीं है, कैरेबियन सी वहीं पे पड़ता है, मैक्सिको के पास आगे पड़ता है। तो एंड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1877 बाय द ब्रिटिश टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड प्रोवाइड फ्यूल वुड। तो फ्यूल वुड यानी ईंधन के लिए लकड़ी प्रोवाइड करने के लिए, और डेजर्टिफिकेशन यानी कि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए इसको 1877 में प्रोसोपिस जूलीफेरा को भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। और ये जो वनस्पति है ये जो एरिड यानी शुष्क और अर्ध शुष्क एरिया में बहुत अच्छे तरह से फ्लरिश करती है, हाई टॉलरेंस दिखाती है। ये सलाइन सॉइल यानी नमकीन मिट्टी जब रहती है, क्योंकि कच्छ की खाड़ी से समंदर का पानी अंदर की तरफ आ जाता है ना जमीन की तरफ, तो वहां की मिट्टी में नमक बहुत है, तभी तो भारत में जो नमक भी बनता है वो भी कच्छ गुजरात के एरिया में बहुत ज्यादा नमक बनाया जाता है। तो ऐसे में क्या है, इट हैज स्प्रेड एक्सटेंसिवली इन गुजरात स्पेशली इन द बन्नी ग्रासलैंड एंड एरियाज नियर कांडला पोर्ट। तो बन्नी ग्रासलैंड ये वहीं पे है, कांडला के पास ही आपका है। फिर हम आ जाते हैं तो वहीं पे ये वनस्पति पाई जाती है जूलीफेरा, तो उसी से ये क्या बनाया जाएगा आपका, यहाँ पे ये वनस्पति से बायोमेथनॉल बनाया जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट उस पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू रीसेंट रिपोर्ट के अनुसार विच क्रॉप हैज बिकम इंडियाज टॉप एथेनॉल फीड स्टॉक। तो रीसेंट रिपोर्ट्स के अनुसार कौन सी क्रॉप है भारत की जो कि एक तरह से क्या है, एथेनॉल की फीड स्टॉक बनी है। तो एथेनॉल हमने बताया ना आजकल एथेनॉल पेट्रोल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग की जा रही है भारत में, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, शुगर केन, व्हीट, मेज। तो आंसर है मेज। तो मेज जो है मक्का जिसको कहते हैं, तो मक्का इज इमर्ज्ड एज इंडियाज लार्जेस्ट एथेनॉल फीड स्टॉक, यानी इससे ज्यादा मात्रा में क्या बनता है, एथेनॉल बनाया जा रहा है, और फिर एथेनॉल को पेट्रोल के साथ ब्लेंड किया जा रहा है। हाउएवर देयर आर सम अदर कंसर्न्स लाइक द एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल इज कॉजिंग हार्म टू द व्हीकल्स। ओके, तो व्हीकल्स में जो मोटर पंप्स होता है जहाँ पे फ्यूल होता है वो इंजन को कोरोड कर रहा है ना, यानी जंग लग रहा है उसमें। तो इनकरेजिंग फार्मर्स इन उत्तर प्रदेश टू डाइवर्सिफाई, दैट इज व्हाई ये प्रमोट किया जा रहा है कि इफ यू आर यूजिंग द एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल then you have to have a flex fuel engine, यानी आपके व्हीकल में फ्लेक्स फ्यूल इंजन होना चाहिए, अदरवाइज नॉर्मल इंजन उसको हैंडल नहीं कर पाएगा, वो कोरोड हो जाएगा, वो फिर गाड़ी खराब हो जाएगी। तो उत्तर प्रदेश टू डाइवर्सिफाई टुवर्ड्स मेज कल्टीवेशन ड्यू टू इट्स लोअर वाटर रिक्वायरमेंट। तो मक्का उगाने में ज्यादा पानी भी नहीं लगता, वैसे भी जितना मोटा अनाज होता है वो कम पानी में उग जाता है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय ऑल इंडिया डिस्टिलरी एसोसिएशन, डिस्टिलरीज में ही तो ये सारा कुछ बनता है, आसवन की विधि जहाँ पे होती है वहीं पे क्या बनता है, ये जो अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। एथेनॉल इज ऑल्सो अल्कोहल है ना, मेथनॉल भी अल्कोहल है। चलिए ये चीज है, लेकिन मेथनॉल इज नॉट सुटेबल फॉर द कंजप्शन, अल्कोहल कंजप्शन के लिए नहीं। मेथनॉल को एक तरह से हम लोग कहते हैं वो उसका कंजप्शन अगर किसी ने कर लिया, कंज्यूम कर लिया, तो लोगों की डेथ हो जाती है, क्योंकि वो हाइपोक्सिया क्रिएट करता है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जाएगा और फिर कुछ समय में डेथ हो जाती है, जिसको कच्ची शराब कहते हैं, हुज ट्रेजेडी। तो ये होता है, ठीक है ना, तो ये आ जाता है। तो प्रोडक्शन रीच्ड 182 करोड़ लीटर्स बिटवीन नवंबर से अप्रैल 2026 के बीच में, तो ये चीज आ जाती है। दिस एक्सीड्स एथेनॉल प्रोडक्शन फ्रॉम सरप्लस फूड ग्रेन, डैमेज्ड फूड ग्रेन एंड शुगर केन बेस्ड सोर्सेस। तो एथेनॉल को किससे बनाया जाता है, जो सरप्लस फूड प्रोडक्ट है भारत में, खाने से भी ज्यादा मतलब जो बच गया है, और जो डैमेज फूड ग्रेन है जिनका यूज अब खाने पीने में नहीं किया जाएगा, उससे एथेनॉल बना दिया जाएगा। फिर उत्तर प्रदेश बिकेम वन ऑफ इंडियाज टॉप 5 मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट, कल्टिवेटिंग अराउंड 8 लाख हेक्टेयर्स एंड प्रोड्यूसिंग नियरली 28 to 30 लाख मेट्रिक टन्स एनुअली। अब we are moving forward to our next question. Which country has been nominated as the chair of Common Criteria Development Board, यानी CCDB। तो CCDB का चेयरमैन किसको बनाया है, तो ये आपको बताना है। म्यांमार, इंडिया, मालदीव, श्रीलंका।
तो पहले हम ये जाने कि किस कंट्री को कॉमन क्राइटेरिया, ये जो चेयर ऑफ द कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड ये है क्या, इंडिया को ही हालांकि बनाया गया है। तो ये जो है इंडिया को नॉमिनेट किया गया है इसमें, और ये कब से कब तक इंडिया रहेगा, अप्रैल 2026 से अप्रैल 2028 तक रहेगा। ये कंफर्म करता है ड्यूरिंग कॉमन क्राइटेरिया रिकॉग्निशन एग्रीमेंट मीटिंग हेल्ड इन टोक्यो, और इसमें सीसीडीबी मैनेज करता है टेक्निकल स्टैंडर्ड अंडर द कॉमन क्राइटेरिया। जितने भी दुनिया भर में जो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, उनका जो कॉमन क्राइटेरिया होगा, जैसे एआई वगैरह ये जो सारी चीजें आ रही हैं, तो एंड कॉमन मेथोडोलॉजी फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इवैल्यूएशन। तो पूरी दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेके जो सिक्योरिटी के जो स्टैंडर्ड्स होंगे, वो सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड्स एक पैरामीटर में होने चाहिए। उसके लिए जो क्राइटेरिया, कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड जो आपका होता है, उसका 2 साल के लिए अध्यक्ष किसको बनाया गया है, इंडिया को बनाया गया है, ठीक है ना। तो द लीडरशिप रोल स्ट्रेंथेंड इंडियाज पोजीशन इन शेपिंग इंटरनेशनल आईटी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड एंड सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो ये जो इंडिया की लीडरशिप होगी वो एक तरह से क्या करेगी, स्ट्रेंथन करेगी इंडिया की पोजीशन को, जिसमें इंडिया क्या करेगा, इंटरनेशनल आईटी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स और सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क में उसको इंडिया को एक तरह से बढ़ावा देगा। ये हमारे टीडीए की नई बिल्डिंग है जो अभी लूकरगंज प्रयागराज में ओपन हुई है। इसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड एट अ सेरेमनी हेल्ड इन गाजियाबाद। तो हाल ही में गाजियाबाद में जो सेरेमनी हुई थी उसमें प्रेसिडेंशियल जो कलर अवार्ड ये एक तरह से मिला था, प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंशियल कलर अवार्ड, ये किसको मिला है, तो ये सीआरपीएफ को मिला है, एनडीआरएफ को मिला है, बीएसएफ को मिला है, या आईटीबीपी को मिला है। तो आंसर इज एनडीआरएफ को मिला है, ठीक है ना। तो एनडीआरएफ को हाल ही में, वैसे भी ये जो अवार्ड्स दिए जाते हैं होम मिनिस्टर ने इनको दिया है, तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो है इसने रिसीव किया है, क्या रिसीव किया है, प्रेस्टिजियस जो प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड है, जो कि गाजियाबाद में सेरेमनी हो रही थी। और ये अवार्ड रिकॉग्नाइज करता है किसकी सर्विसेज को, करेज को एंड डिजास्टर रिस्पांस एफर्ट्स ऑफ एनडीआरएफ पर्सनल एज वेल एज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्सेस, वॉलंटियर्स एंड लोकल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश्ड अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत एक तरह से क्या हुए हैं, एस्टैब्लिश किए गए हैं। एनडीआरएफ हैज कंप्लीटेड 20 इयर्स ऑफ सर्विस एंड करंटली ऑपरेट्स विद 16 बटालियंस। एनडीआरएफ ने अपनी सर्विस के 20 साल पूरे कर लिए हैं और अभी वो 16 बटालियन के साथ वर्क कर रहे हैं, 16 बटालियंस के साथ, ठीक है ना। कुल मिला के आपको ये याद रखना है, एनडीआरएफ को, जिसका गठन 2005 के एनडीआरएफ एक्ट के बाद हुआ है, उसका काम है देश में जब भी कहीं कोई डिजास्टर आती है तो रिलीफ वर्क जो प्रोवाइड करना, वो एनडीआरएफ का काम होता है। नेक्स्ट वी आर मूविंग फॉरवर्ड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अपर्णा दहिया हु रिसेंटली won a golden medal at the 11th Stand-Up World Cup is associated with which sport। तो ये जो 11 इसमें अपर्णा दहिया को जो अवार्ड मिला है, ये कौन से गेम से जुड़ी हुई है। ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है कि अपर्णा दहिया जिन्होंने गोल्ड मेडल रिसीव किया है 11th स्टैंड-अप वर्ल्ड कप में, तो ये बॉक्सिंग, वुशु, रेसलिंग, बैडमिंटन, तो काफी फेमस ये गेम नहीं है, लेकिन ये भारत में वुशु गेम में इनको मिला। ये अपर्णा दहिया का यहाँ पे फोटोग्राफ है। तो वुशु प्लेयर जो है अपर्णा दहिया, जिन्होंने 52 केजी की कैटेगरी में 11th स्टैंड-अप वर्ल्ड कप में एक तरह से गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है ना। तो ये चीजें आ जाती हैं। तो इसमें जो तावलू कंबाइंस मार्शल आर्ट एंड जिम्नास्टिक वाइल सैंडा इज अ कॉम्बैट स्पोर्ट इन्वॉल्विंग पंचिंग, किकिंग, थ्रोइंग एंड रेसलिंग टेक्निक। तो इसमें जो सैंडा वर्ल्ड कप होता है, इसमें रेसलिंग भी होता है, पंचिंग भी होता है, किकिंग भी होता है, तो ये सारी चीजें आ जाती है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द हैंडले, मतलब इंडिया की रैंक क्या है हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में। ये आपको बताना है कि हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में इंडिया की रैंक क्या है। तो इसमें इंडिया की रैंक है 78। तो हैंडले पासपोर्ट, अच्छा कई सारे लोग पासपोर्ट इंडेक्स निकालते हैं, उसमें यह बताया जाता है किस कंट्री का पासपोर्ट सबसे ज्यादा वेटेज होल्ड करता है, यानी किस कंट्री के पासपोर्ट के पास, किस कंट्री के पासपोर्ट से आप कितनी कंट्री में बिना वीजा के जा सकते हो, या वीजा ऑन अराइवल की आपको सुविधाएं मिली हुई हैं। तो ऐसे में स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट तो आपका जापान का आता है, सिंगापुर का आता है। भारत उसमें 78वें रैंक पे है, जिसमें ये 75वें रैंक से स्लिप करके 78वीं रैंक में पहुंच गया है। इंडियन पासपोर्ट जो है, इंडियन पासपोर्ट ये होल्डर जो है, वो करंटली उनको 56 डेस्टिनेशन का वीजा फ्री एंट्री मिला हुआ है, यानी 56 देशों में हमारे देश के नागरिक बिना वीजा के जा सकते हैं। और वीजा ऑन अराइवल और इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉराइजेशन इनको मिला हुआ है फैसिलिटी। द हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स जो है ये पब्लिश कौन करता है, हैंडले एंड पार्टनर्स पब्लिश करते हैं। किसकी मदद से, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की मदद से। उनसे ये डाटा लेते हैं ना कि भाई कहाँ कहाँ भारतीयों को वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिली हुई है। तो 30 कंट्रीज जो है जो भारतीयों को वीजा फ्री एंट्री देती हैं,
23 जो है जो वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी देती है। सिंगापुर जो है स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है दुनिया का अभी 2026 में, 152 डेस्टिनेशन का इसको एक्सेस मिला हुआ है, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट उस पे क्वेश्चन पे। India's first AI combat aircraft Kal Bhairav is being manufactured in which European country? तो इंडिया का जो पहला कॉम्बैट मतलब एयरक्राफ्ट है जिसका नाम क्या है, काल भैरव, ये मैन्युफैक्चर हुआ है किस यूरोपियन कंट्री में इसको मैन्युफैक्चर किया गया? पोर्तुगल, फ्रांस, जर्मनी, इटली। तो ये पहला एआई कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। कॉम्बैट यानी लड़ाई करने वाला एयरक्राफ्ट है, तो एआई से लैस है, काल भैरव इसका नाम है। तो ये किया गया है जो इंडिया एआई वॉरफेयर कंपनी है FWDA, इन्होंने क्या कहा है, ये है एयरक्राफ्ट, ये है कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ठीक है ना। तो फ्लाइंग वेज डिफेंस एरोस्पेस में, तो इसमें एआई कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है काल भैरव, विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन पुर्तगाल। इसको कहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाएगा? पोर्तुगाल में, ठीक है ना। और ये किसके पार्टनरशिप से किया जा रहा है? तो स्केच पिक्सल ये प्रोवाइड करेगा सिमुलेशन टेक्नोलॉजी, AI integration, communication system, interoperability support, while WFDA will retain intellectual property right over the aircraft's autonomous system and airframe design. काल भैरव जो है ये मीडियम एल्टीट्यूड का लॉन्ग एंड्योरेंस, मीडियम एल्टीट्यूड मतलब बहुत ऊंचाई पे नहीं जाएगा, मीडियम एल्टीट्यूड पे रहेगा, और इसकी रेंज है 3000 किलोमीटर की, और ये 30 घंटे तक एक तरह से क्या कर सकता है, हवा में रह सकता है। एयरक्राफ्ट में AI बेस्ड टारगेट रिकॉग्निशन, स्वार्म कोऑर्डिनेशन एंड इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम है। इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब है कोई उसको हैक नहीं कर सकता कि ये कम्युनिकेट क्या कर रहा है, ये ग्राउंड से इसमें क्या मैसेज जा रहा है कि यहाँ पे अटैक करना है, और AI से ये टारगेट को क्या करता है, AI की मदद से टारगेट का रिकॉग्निशन करता है और टारगेट को क्या करता है, हिट करता है। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू रीसेंट रिपोर्ट विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जैगरी? तो भाई ये तो नेशनल फ्रंट की एक तरह से न्यूज हो गई कि कौन सा स्टेट है जो क्या है, जैगरी यानी कि गुड़ के प्रोडक्शन में आपका क्या है, सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इंडिया में सबसे ज्यादा 70% पूरा दुनिया का जो गुड़ का उत्पादन होता है वो इंडिया में होता है। तो जैगरी जिसको कॉमनली गुड़ कहा जाता है, ये अनरिफाइंड नेचुरल स्वीटनर है, ये रिफाइन नहीं किया जाता, ये अनरिफाइंड है, और ये कंसेंट्रेट करता है शुगर केन जूस को विदाउट केमिकल्स। अच्छा, इसमें जैगरी में एक तरह से क्या है, केमिकल्स नहीं मिलाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये इट रिटेन इंपॉर्टेंट मिनरल्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऑफन लॉस्ट ड्यूरिंग शुगर रिफाइनरी। तो जो शुगर रिफाइनिंग के टाइम पे कई सारे मिनरल्स और ये सब लॉस्ट हो जाते हैं, ये जैगरी में नहीं होते। तो जैगरी कंटेन करता है कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, फास्फोरस। तभी कहा जाता है अगर मीठा लेना है दूध वगैरह के साथ तो आप गुड़ का सेवन कर सकते हो, आपको चीनी नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज एक तो रिफाइंड शुगर होता है और रिफाइनिंग प्रोसेस में उसके कई सारे मिनरल्स क्या हो जाते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर रिफाइन करते हैं, वो नष्ट हो जाए, और केमिकल से उसको रिफाइन किया जाता है, तो इसमें ये पोटेशियम, जिंक, फास्फोरस ये सब चले जाते हैं, और कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। इंडिया में उत्तर प्रदेश ही है, उत्तर प्रदेश में गन्ना भी बहुत ज्यादा होता है, तो उत्तर प्रदेश में एक तरह से क्या है, गुड़ का प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है। फिर हम आते हैं कुंभलगढ़ फोर्ट। कुंभलगढ़ का जो किला है, कुंभलगढ़ किला कहते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद जो अगली लंबी दीवार है वो आपको कहाँ देखने को मिलती है, कुंभलगढ़ के किले में देखने को मिलती है। तो कुंभलगढ़ का जो किला है, ये किला ये रिकॉग्नाइज किया गया फॉर हैविंग द वर्ल्ड सेकंड लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग वॉल, इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो अभी जस्ट हमने बताया कि राजस्थान में। तो ये एक तरह से 53 किलोमीटर लंबी ये वॉल है, और इसको यूनेस्को का एक ये राणा कुंभा ने बनवाया था, ठीक है ना। तो 15वीं सदी में राणा कुंभा ने बनवाया था, और ये दीवार पूरी 53 मतलब पूरे एक तरह से इसने किले को चारों तरफ से क्या किया है, इनसर्कल किया हुआ है। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद जो दूसरी सबसे लंबी है, इसको ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो कुंभलगढ़ राणा कुंभा ने बनवाया था ना। राणा कुंभा किसके पूर्वज थे? महाराणा प्रताप के, राणा संग्राम सिंह के मतलब एक तरह से क्या थे, वो पिताजी थे, ठीक है ना। चलिए फिर हम आते हैं संग्राम सिंह, जिनको राणा सांगा कहा जाता है। हु रिसीव्ड द पद्मश्री इन 2026 फॉर प्रिजर्विंग कंथा एम्ब्रॉयडरी? कंथा एम्ब्रॉयडरी एक भारत की एक एंशिएंट कला है, तो इसको प्रिजर्व करने के लिए किसे हाल ही में एक तरह से क्या दिया गया है, पद्मश्री। ये जो पद्म श्रेणी के जो अवार्ड होते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण, फिर उसके बाद भारत रत्न। तो सिविलियंस में ये पद्म श्रेणी के जो अवार्ड्स होते हैं, तो ये जो पद्मश्री दिया गया है तृप्ति मुखर्जी को दिया गया है, ठीक है, 25 मई 2026 को द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। और इन्होंने ट्रेडिशनल जो कंथा एम्ब्रॉयडरी है वेस्ट बंगाल की, उसको इन्होंने प्रमोट किया है, ठीक है ना। तो ये एम्ब्रॉयडरी सेंटर इन्होंने बनाया, ये सारी चीजें। तो कंथा एम्ब्रॉयडरी से किसका नाम आपको याद रखना है, आपको नाम याद रखना है तृप्ति मुखर्जी का, है ना। ये ऐसा ना आप लोग इसको लिखते जाइए, मतलब नोट्स जो आप देखते जा रहे हैं ऐसे पढ़ने से काम नहीं होगा, आप उसको नोट्स बनाते भी जाइए।
चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्टेट बिकेम द फिफ्थ फुली लिटरेट स्टेट इन इंडिया अंडर द उल्लास प्रोग्राम? तो पांचवा सबसे ये आपका कौन सा बना है? सिक्किम जो है ये इंडिया का एक तरह से डिक्लेयर्ड फुली लिटरेट स्टेट अंडर द उल्लास प्रोग्राम इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री। सिक्किम बिकेम द फिफ्थ स्टेट इन इंडिया और अभी छठा स्टेट भी बन गया है, उत्तराखंड बन गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से फुली, अच्छा उल्लास प्रोग्राम का क्या है? उल्लास प्रोग्राम का फुल फॉर्म ये है कि अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग, है ना। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो आपको पढ़ाई लिखाई जितनी जरूरत होती है जिससे आप जीवन में, जैसे बस वस का जो किराया कहीं पे लिखा हुआ है, कहीं डॉक्टर के वहां पे जा रहे हैं तो डॉक्टर का क्या टाइमिंग वगैरह है वो सब लिखा हुआ है तो आप पढ़ सको उसको। तो ये जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है इसमें आपके कौन कौन से राज्य हो चुके हैं इंडिया टू अचीव दिस स्टेट्स? मिजोरम हो गया, गोवा हो गया, त्रिपुरा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। पांचवा कौन है? सिक्किम है। और छठे नंबर पे अब कौन हो गया? उत्तराखंड भी हो गया। मतलब जब तक अभी ये न्यूज आज हम कवर करा रहे हैं मई की, तब तक उत्तराखंड को भी ये अवार्ड दे दिया गया है। मतलब ये छठा क्या बन गया है? उल्लास प्रोग्राम के तहत ये क्या बन गया है? फुली लिटरेट स्टेट बन गया है, जहां 95% से ज्यादा क्या है? लिटरेसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ बुक इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड? यानी इंडिया का जो पहला ओलंपिक गोल्ड है, इस किताब के ऑथर कौन है ये आपको बताना। तो इंडिया का जो पहला ओलंपिक गोल्ड है, इस किताब के जो ऑथर हैं वो हैं आपके पीटी उषा, ठीक है ना। ओलंपिक गोल्ड में पीटी उषा का नाम आता है बिकॉज द बुक इज ऑथर्ड बाय हॉकी हिस्टोरियन के अरुमगम। ऐसा इसके राइटर कौन है? ये मतलब के अरुमुगम है। इसको रिलीज किया है पीटी उषा ने और ये क्रॉनिकल इंडिया का हिस्टोरिक फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल जो है, जो हॉकी में मिला था 1928 में आम्स्टरडम ओलंपिक्स में मिला था। और हॉकी के जादूगर किसको कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। द बुक कवर्स चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन हॉकी टीम इंक्लूडिंग फाइनेंशियल स्ट्रगल, सिलेक्शन इशू, इंटरनल डिस्प्यूट्स। और ये सब करते हुए मेजर ध्यानचंद के ही बर्थ के दिन हम लोग क्या मनाते हैं? अपने देश का नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। अब आप लोगों का ये होमवर्क है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमारे देश का नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है। अभी जस्ट हमने बताया कि मेजर ध्यानचंद जी के बर्थडे के दिन मनाया जाता है बिकॉज ही वॉज द हॉकी का जादूगर, है ना। इन्होंने इंडिविजुअली वन मैन आर्मी थे, इन्होंने कई बार एक तरह से हॉकी को गोल्ड मेडल दिलवाया है। तो इनकी वही एडवर्सरीज की किन कंडीशंस में एक तरह से हॉकी को ये गोल्ड मेडल दिलवाया गया था। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि वेयर वॉज इंडिया फर्स्ट एंड लार्जेस्ट नेशनल एआई एंड डिजिटल वाटर समिट हेल्ड? तो भारत का जो एक तरह से पहला और लार्जेस्ट, यानी भारत का पहला और सबसे बड़ा जो नेशनल मतलब राष्ट्रीय एआई और डिजिटल वाटर समिट हुआ है, तो ये कहाँ हुआ? जगह पूछी जा रही है। चेन्नई में हुआ है, हैदराबाद में हुआ है, बेंगलुरु में हुआ है या न्यू दिल्ली में हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो अब हम इसमें आ जाते हैं और हम इसमें यहाँ पे देखेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, हमारे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के सेलेक्टेड स्टूडेंट्स यहाँ पे इनके पिक्चर्स लगे हुए हैं। अब हम आंसर में आते हैं। तो बेंगलोर में ये वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने होस्ट किया था इंडिया का पहला फर्स्ट एंड लार्जेस्ट नेशनल एआई एंड डिजिटल वाटर समिट इन बेंगलुरु, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। और ये नेशनल एआई एंड डिजिटल वाटर समिट है, यानी कि वाटर को लेके, वाटर की जो गंभीरता है उस पे देखते हुए कि भाई पानी का जो क्राइसिस है ये कितना गंभीर है, उसको देखते हुए ये समिट क्या किया गया था। ओके, फिर हम आते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी इन अर्बन वाटर मैनेजमेंट द समिट हाईलाइटेड। ये सारे जो प्रपोज है 5 पंचसूत्र है, जिसमें एक तरह से क्या किया जाएगा? डेटा ड्रिवन गवर्नेंस, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट और क्लाइमेट रेजिलिएंट वाटर सिक्योरिटी सिस्टम। क्लाइमेट रेजिलिएंट यानी कि पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए जो हमारा वाटर रेजिलिएंट सिस्टम होगा। नेक्स्ट हम मूव फॉरवर्ड करते हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपेक पे आते हैं। तो सीपेक क्या है? एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है और ये किस इनिशिएटिव का? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये चाइना का 2013 का प्रोग्राम है और ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम, अम्ब्रेला यानी बड़ा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत कई छोटे छोटे क्या चल रहे हैं? प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। उसी में से एक प्रोजेक्ट है सीपेक, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रोजेक्ट, है ना। अराउंड 50 बिलियन, शुरुआत में तो 44 बिलियन डॉलर्स का था, अभी इसका कॉस्ट बढ़ गया है। ओके, चलिए, तो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। तो ये एक तरह से ये आपका ये जो बेल्ट एंड रोड नहीं है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 2013 में लॉन्च हुआ था। इसमें 2015 लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा, ये 2013 में लॉन्च हुआ था।
ठीक है ना। तो ये कॉरिडोर कनेक्ट करता है ग्वादर पोर्ट इन पाकिस्तान, काशगार इन चाइना, ये ऐसे करके इसको कनेक्ट करता है। जैसे ये अपना प्यारा भारत है, यहाँ पे राजस्थान है और ये आगे गुजरात का एरिया आ जाता है। इसी के आगे ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में यहाँ पे बलूचिस्तान है और ये यहाँ तक पाकिस्तान जो आपका आता है। तो यहाँ ग्वादर पोर्ट से ये पूरा जाता है हमारे पीओके को पार करके चाइना के जिंजियांग प्रोविंस में ये कॉरिडोर पहुंचता है, सीपेक कॉरिडोर। ये कॉरिडोर बनाया इसने क्या था कि मिडिल ईस्ट से चाइना तेल खरीदेगा, ग्वादर बंदरगाह से सीधे चाइना चला जाएगा। वो पूरा मलक्का स्ट्रेट और पूरा साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी पार करने की उसको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, जिसको हाल ही में 100वां रामसर स्थल, पहली बात तो जयप्रकाश नारायण जो ये रामसर स्थल है ये उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट में है ना, तो वहां पे है। तो ये जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी जिसको सुरहा ताल कहा जाता है, ये उत्तर प्रदेश में है, बलिया डिस्ट्रिक्ट में है। और ये 100वां रामसर स्थल, रामसर जो शहर है ये ईरान में है। पहली बार 1971 2 फरवरी को ईरान के रामसर में दुनिया के अग्रणी लोग इकट्ठे होकर बैठे और उन्होंने कहा कि भाई वी नीड टू प्रोटेक्ट द वेटलैंड्स बिकॉज वेटलैंड्स आर द चार्जर ऑफ द ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर तभी रहेगा जब वेटलैंड्स रहेंगे, वेटलैंड्स नहीं रहेंगे तो ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जाता जाएगा। तो दैट इज वाई ये वेटलैंड को, जो भी वेटलैंड जो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, जो देश में एक तरह से क्या करके लेके आएंगे, मतलब जिनको बहुत खतरा है उनको बचाने के लिए उनको रामसर साइट का दर्जा दे दिया जाता है। फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी एक तरह से उन्हें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ओके, फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, व्हाट इज इंडियाज एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर फुल फाइनेंशियल ईयर। तो 2025-26 के लिए भारत की जो मतलब एक तरह से जीडीपी ग्रोथ रेट रहने वाली है, ये क्या रहने वाली है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चले, तो ये पहली बात तो ये आंकड़े कौन निकालता है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रहने वाली है, कितनी नहीं रहने वाली है, ये आंकड़े निकाले जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, इन्होंने मतलब एक तरह से क्या किया है, इंडिया की इकोनॉमी को एस्टिमेट किया है कि ये 7.8% की ग्रोथ रेट के साथ ये क्या है, ये बढ़ रही है। ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, India's economy is estimated to have grown by 7.8% in Q4 of fiscal year 2025-26। तो फिजिकल ईयर 2025-26 के Q4 में 7.8% ये बढ़ गई। इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है फॉर द फुल फाइनेंशियल ईयर 2025-26 ये एस्टिमेट की गई है 7.7%। ठीक है ना। तो ये चीजें आ जाती हैं, ऑल्दो ये वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये चेंज होते रहता है, हर महीने का अलग अलग फोरकास्ट ये सब आता है। तो ये हाँ, ईयर के लिए तो वो रहता है कि भाई साल के लिए कितना है। तो वेयर वॉज सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन इंडिया टेक समिट 2026 हेल्ड। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, ये जो टेक समिट हुआ था 2026 में, जैसे एआई जो वाटर डिजिटल समिट जो हुआ था वो बैंगलोर में हुआ था, तो ये कहाँ पे हुआ है, तो ये जो टेक समिट हुआ है ये आपका रिसेंटली कहाँ पे किया गया है, न्यू दिल्ली में किया गया है। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। तो रिसेंटली जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जो ऑर्गेनाइज किया गया है STPI टेक समिट 2026, ये नेक्स्ट लीप है इंडिया का, ये न्यू दिल्ली में किया गया है। ठीक है ना। ये सॉफ्टवेयर के लिए ये प्रमोट, क्या इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, मुख्य इसका काम क्या रहेगा, टू प्रमोट सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। भारत से सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट करना ये क्या रहेगा, ये इसका काम रहेगा। ठीक है ना। फिर हम आ जाते हैं इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स टू प्रमोट सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। ये फैसिलिटेट करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट एंड कंप्लायंस विद कस्टम एंड फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस। ठीक है ना। ये हमारे TDA की ब्रांचेस हैं जो कि प्रयागराज, दिल्ली, गुड़गांव, रांची, श्रीगंगानगर और आगरा में हो गई। और इसी के साथ हमारा आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। हम कल फिर मिलते हैं। इसी तरह से हम और भी नए वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दी हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के NDA फाउंडेशन बैच से, जहां आपको UPSC क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें